हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी करने वाले सभी शिक्षार्थियों का स्वागत करता हूं मैं। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया? पहला प्रश्न आपके सामने आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथियों, पहला ही प्रश्न बहुत ही शानदार आप लोगों ने देखा। वाइगोत्स्की साहब के भाषा विकास पर पूछा गया प्रश्न है। आप सबको वाइगोत्स्की से संबंधित सारे प्रश्न में अन्य विषयों पे करा रहा हूँ। यहाँ पर फिर से उनके भाषा विकास पर पूछा हुआ प्रश्न है जिससे हमें उत्तर क्लिक करना है। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेंगे, अभी हम उत्तर की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे संज्ञानवादी, दूसरा ऑप्शन देखेंगे व्यवहारवादी, तीसरा ऑप्शन देखेंगे समाज सांस्कृतिक, चौथा ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं व्यवहार सांस्कृतिक। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की साहब की तो आप लोग कुछ चीज़ें नोट करते जाना मेरे साथ। जो हमारे वाइगोत्स्की साहब हैं ना प्यारे मित्रों, इन्हें जो है प्यारे मित्रों सामाजिक सांस्कृतिक या फिर सामाजिक अधिगम या फिर सामाजिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने दो प्रकार के टर्म दिए, मैं पहले ही बताता हूँ आपको। ZPD, इन्होंने दो प्रकार के टर्म दिया, एक है आपका ZPD, एक है आपका स्कैफोल्डिंग। प्यारे मित्रों, दो प्रकार के इन्होंने टर्म दिए हैं, एक है ZPD प्यारे मित्रों फोल्डिंग, और एक ही आपका ZPD। जो बच्चे नहीं जानते, सारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि ZPD मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्यारे मित्रों, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे, अन्य विषयों में भी ये काम आएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं प्यारे मित्रों इसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, इसे भी आप जान लो प्यारे मित्रों। जब हम बात करते हैं ना समीपस्थ विकास के क्षेत्र की, प्यारे मित्रों आप लोग नोट करेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसे कहते हैं प्यारे मित्रों बच्चा जो जानता है और जो नहीं जानता उसके बीच में एक सेतु का काम करते हैं हमारे द्वारा किया गया मदद, वयस्कों द्वारा किया गया मदद बच्चों को सिखाने में मदद करता है। मान लीजिए बच्चा जो कुछ जानता है वो ये उसकी स्थिति ये है ना, और बच्चा जो नहीं जानता वो ये स्थिति है। तो इन दोनों में बच्चे के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें वयस्कों के द्वारा जो हेल्प किया जाता है वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ऐसे समझना, बच्चे मान लीजिए जोड़ना तो सीख गए पर जोड़ने के साथ साथ उन्हें हासिल वाला जोड़ना नहीं आ रहा है, तो टीचर के द्वारा थोड़ी सी मदद की जाती है जिससे बच्चा हासिल वाला जोड़ना भी सीख जाता है। यही ZPD कहलाता है। आ रहा है समझ में प्यारे मित्रों? तो जब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की साहब की, तो वाइगोत्स्की ने एक कथन कहा है, अधिगम या भाषा का विकास तब होता है जब बच्चा सामाजिक रूप से संपर्क में आता है। सामाजिक रूप से संपर्क में आता है, तो इसका मतलब आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। समाज सांस्कृतिक भाषा विकास के रूप में परिप्रेक्ष्य करते हैं कौन? वाइगोत्स्की साहब। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग संज्ञानवादी के रूप में, तो संज्ञानवादी के रूप में आप सबको पता है पियाजे साहब का आता है संज्ञानात्मक सिद्धांत, है ना। पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक। व्यवहारवादी के रूप में तो आप बोलेंगे व्यवहारवादी कौन कौन है? विलियम मैकडूगल, ठीक है ना, विलियम मैकडूगल और आपके प्यारे मित्रों जेबी वॉटसन व्यवहारवादी में आते हैं। व्यवहार सांस्कृतिक, इसमें भी आपके ये तीनों आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके उत्तर हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, वीडियो पसंद आई तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पर आप लोग शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते। प्यारे मित्रों, मुझे भी मोटिवेशन दीजिए, मुझे भी सपोर्ट करिए ताकि मुझे भी कुछ तो मिले। ठीक है, आपको बहुत कुछ मिल रहा है, मैं भी एक सेलेक्टेड टीचर हूँ प्यारे मित्रों। आप भी क्या करें, सेलेक्ट होने के लिए मेरे साथ अवश्य जुड़ें, दोस्तों तक शेयर करें। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपके साथ लूँगा मैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? प्यारे मित्रों, हम जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के टीचर बनने वाले हैं प्यारे मित्रों। ऑप्शन देखेंगे आप लोग, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। प्यारे मित्र, जब हम बात करते हैं कक्षा 1 से 5 तक की टीचिंग की, अर्थात प्राइमरी स्कूल के टीचर की पीटी
या फिर आप PRT कहते हैं, प्राइमरी टीचर कहते हैं। तो जब आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने जाते हैं तो हिंदी भाषा की या भाषा की कक्षा में आप किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, है ना। हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे प्राथमिक स्तर पर। तो जब हम बात करते हैं ना प्यारे मित्रों भाषा शिक्षण की, तो हमें सबसे ज़्यादा किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए ज़रा यहाँ पर हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही लग रहा है और ऑप्शन नंबर डी भी सही लग रहा है। जब हम प्यारे मित्रों बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर, तो हमें भाषा को इस तरह से प्रदर्शित करना है, भाषा का जो उच्चारण हो वो साफ हो, है ना। तभी बच्चे जो सुनेंगे वही बोलेंगे और वही सीखेंगे। इसलिए हमारा उत्तर जो होगा हिंदी भाषा की मानक वर्तनी या फिर हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। जब हम बात करते हैं ना प्यारे मित्रों, हमारा जो सबसे ज़्यादा बल रहेगा हिंदी भाषा की सौंदर्य और आंचलिकता का। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे साथ जुड़ें। इसके अंतर्गत आपका ये वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा? देखिए जब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की, तो बच्चों को हमें इस तरह से पढ़ाना है या सिखाना है कि बच्चे हमारे साथ जुड़ें, बोर ना हो, है ना। हिंदी भाषा सौंदर्य मतलब क्या? कहानी, कविता, लयबद्ध सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चे हमारे साथ जुड़ें। क्वेश्चन नंबर 3 पे लेके चलूँगा प्यारे मित्रों आप सबको मैं। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है? प्यारे मित्रों ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इससे संबंधित मैंने प्रश्न आपको पहले भी कराए हैं। ऑप्शन पहले देख लीजिए, चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की। एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं। जो अंतर्निहित भाषा होती है ना प्यारे मित्रों, दो चीज़ें हैं, एक हो आपका LAD और एक ही अंतर्निहित भाषा। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं बेसिकली। इन दोनों चीज़ों को देने वाले मनोवैज्ञानिक थे प्यारे मित्रों, आप लोग नोट करेंगे, चॉम्स्की साहब। इनका पूरा नाम लिखेंगे आप लोग प्यारे मित्रों, नोम चॉम्स्की साहब। तो नोम चॉम्स्की साहब के द्वारा प्यारे मित्रों ये दो कथनों को या फिर दो टर्मोलॉजी को दिया गया। नोम चॉम्स्की साहब एक भाषा मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, भाषा मनोवैज्ञानिक। उन्होंने क्या कहा प्यारे मित्रों? उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे में बचपन से ही या शुरुआत से ही किसी भी भाषा को सीखने की ग्रामर की क्षमता रहती है, व्याकरण की क्षमता रहती है। किसी भाषा के व्याकरण को सीखने की क्षमता रहती है। इसे उन्होंने LAD नाम दिया प्यारे मित्रों। क्या नाम दिया? LAD। आप लोग नोट करेंगे LAD का पूरा नाम, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, LAD का पूरा नाम आप लोग नोट करेंगे। बेसिकली मैं हर क्लास में इस पे डिस्कशन करता हूँ, आप सबको पता है। इसे कहते हैं प्यारे मित्रों लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र या क्षमता कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसलिए इसका उत्तर आप लोग प्यारे मित्रों नोट कर लेंगे, चॉम्स्की साहब। अर्थात अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किससे है? नोम चॉम्स्की साहब से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे लेके चलूँगा मैं आपको मैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है। प्यारे मित्रों ऑप्शन पहले देखेंगे, जल संरक्षण का विज्ञापन बनवाना, आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, अधूरी कहानी का अंत लिखना, डायरी लिखना। प्यारे मित्रों वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर अवश्य करिए। आप सबको पता है सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लग रही हैं, है ना। जब हम बात करते हैं ना प्यारे मित्रों उच्च प्राथमिक स्तर की, तो उच्च प्राथमिक स्तर पहले आप लोग समझिए कि उच्च प्राथमिक स्तर क्या होता है। उच्च प्राथमिक स्तर आप लोग नोट करेंगे, कक्षा 1 से 5 तो आपका प्राथमिक हो गया और 6 से 8 आपका उच्च प्राथमिक स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे मित्रों? उच्च प्राथमिक स्तर। कुछ प्रश्न यहाँ से ही बनते हैं, ठीक है। तो अब इसको समझना आप लोग। जब हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो प्यारे मित्रों हमें बच्चों को ऐसे कार्य देना है जिसमें बच्चा अपनी मानसिक स्थिति का प्रयोग करे, मतलब खुद से कुछ क्रिएटिव करे,
क्रिएटिव मतलब सृजनात्मक कार्य करे, तो हमें बच्चों को भी कुछ क्रिएटिव कार्य देने पड़ेंगे। जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, बच्चा विज्ञापन कैसे बनवाएगा। आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, बच्चा स्लोगन लिख सकता है पर ये इसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी नज़र नहीं आती। अधूरी कहानी का अंत लिखना, डायरी लिखना। अब आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। आप लोग कमेंट आते हैं सर थोड़ा सा रुक के बताया करिए उत्तर, ताकि हमें भी दिमाग लगाना पड़े। ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे मित्रों, अधूरी कहानी का अंत लिखना। जब हम बच्चों को कुछ कार्य देते हैं या कुछ बता रहे होते हैं तो हमें उनको आधे रास्ते पर छोड़ दो ताकि बच्चा खुद आधा रास्ता पूरा करे। दैट इज़ कॉल्ड आल्सो ZPD, दैट इज़ कॉल्ड आल्सो ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लूँगा मैं। आपके हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। जब प्यारे मित्र हम बात करते हैं भाषा की पाठ्य पुस्तक, अर्थात जैसे कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक हो गई, अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक हो गई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या रहेगा। ऑप्शन देखेंगे, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, कागज़ की गुणवत्ता। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तकों की तो आप कुछ चीज़ें नोट कर लेंगे। पाठ्य पुस्तकों में हमारे लिए आकर्षक चित्र भी होना ज़रूरी है ताकि बच्चा क्या करे, आकर्षित चित्र उनको देखकर भी सीखे, जिसे अपन लोग कहते हैं CCPA, है ना, ये ज़रूरी है। इसके साथ साथ पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन ये भी ज़रूरी है। ठीक है, अभ्यासों की बहुलता ये भी ज़रूरी है, कागज़ की गुणवत्ता ये भी ज़रूरी है। परंतु यहाँ पर जब बेसिकली हम किसी एक चीज़ को टारगेट करके चल रहे हैं, भाषा की पाठ्यपुस्तक की बात कर रहे हैं ना, तो भाषा की पाठ्यपुस्तक में क्या होना चाहिए आप सबको पता होना चाहिए। बताइए, इसका उत्तर बताइए आप लोग। क्या आकर्षक चित्र बस होना चाहिए, क्या पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन बस होना चाहिए, अभ्यासों की बहुलता होनी चाहिए, कागज़ की गुणवत्ता। कागज़ की गुणवत्ता ज़रूरी नहीं है, अभ्यासों की बहुलता भी ज़रूरी नहीं है, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन भी आवश्यक है, पर यहाँ पर हमें भाषा की पाठ्यपुस्तक के लेके हमें आकर्षक चित्रों को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा बहुत कुछ चीज़ें देखकर सीखता है, इसलिए आकर्षक चित्र का होना आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे लेके चलूँगा आपको मैं। एक अवधारणात्मक प्रश्न दिया है, इस अवधारणात्मक प्रश्न को अच्छे से समझना है, फिर इसका उत्तर देना है। देखिए ध्यान से पढ़िए मेरे साथ। श्याम अक्सर, ये क्या लिखा है, यहाँ देखिए ये डा है, वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करता है, आप क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये होता तो क्या हो जाता है, ये इंगा है ना। अच्छा, ये क्या है, इया है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये सबसे पहले क्लास में मैंने ये सब चीज़ें बताई हुई हैं आपको। आप क्या करेंगे, उसे डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। उसे डा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसे डा वाले शब्दों की सूची को बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। जब प्यारे मित्र हम बात करते हैं बच्चों को अवसर देने की, है ना, जिसमें बच्चा स्वयं से शामिल होता है, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखना, स्वयं करके सीखने की बात करते हैं, तब प्यारे मित्रों हम लोग कुछ खास चीज़ें देखते हैं। बच्चे को हमें शामिल करना है, खुद से बच्चों को थोड़ा बहुत ही हेल्प करना है ताकि बच्चा खुद से आगे बढ़ सके। तो हम जब प्रश्न में चलते हैं तो श्याम अक्सर डा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करता है, आप क्या करेंगे। मतलब जैसे डा वाले शब्द, जैसे बोल दिया मैं डमरू, तो इनको उल्टा पढ़ता है, गलत पढ़ता है, तो उसे कैसे कराएंगे, कैसे सिखाएंगे, ये बोल रहा है। चलिए बताता हूँ आपको मैं। उसे डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। एकदम से आप उसे ड्रिल करने के लिए नहीं बोल सकते, अभ्यास करने के लिए उससे, मतलब यहाँ पर तो आप उसे अकेला छोड़ रहे हैं, है ना। उसे डा वाले से पहले से वो गलत पढ़ रहे हैं और गलत पढ़ना शुरू कर देगा। उसे डा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, बिल्कुल नहीं। बच्चा
दोहराएगा भी तो भी गलत पढ़ेगा। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसे डा वाले शब्दों की सूची को बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें बच्चे को स्वतंत्रता दिख रही है। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, मतलब बच्चे को कहाँ पर समस्या आ रही है ना, हमें वो तो पता चले। तो हम क्या करेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे ताकि उसकी कमज़ोरी का पता चले। और जब कमज़ोरी मतलब निदान की जांच हो जाए, उसके बाद हम उसके अनुसार उपचार करेंगे। 2 प्रकार की टर्मिनोलॉजी मैंने पहले ही सिखाई है आपको, एक निदानात्मक और एक उपचारात्मक। दोनों टर्मिनोलॉजी पढ़ना बेटा आप लोग ज़रूरी है। निदानात्मक मतलब हमें बच्चों की जांच करना कि बच्चे को किस क्षेत्र में कमज़ोरी है और क्या कमज़ोरी है, वो निदान है। जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा टेस्ट करते हैं, मतलब वो क्या है, निदान है। टेस्ट करने के बाद उस बीमारी के अनुसार हमारा उपचार करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड उपचारात्मक। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर बच्चे की कमज़ोरी को पता करेंगे, उसके बाद उसके अनुसार उसका इलाज करेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से प्रश्न का उत्तर लगाना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब आप लोग किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करना है, मतलब आपको ट्रेंड होना है उस भाषा पर, तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखेंगे, शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं किसी भी भाषा को सीखने की या उस पर अधिकार प्राप्त करने की, तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि हमें जो है बच्चों को भाषा सिखाना है या बच्चों की भाषा को सीखना है, तभी तो हम बहुभाषिकता कर सकते हैं। बहुभाषिकता ये एक टर्मिनोलॉजी है, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या है, अभी आप लोगों की ज्वाइनिंग मान लीजिए किसी ट्राइबल एरिया में हो जाए या किसी शिक्षा विभाग के स्कूल में हो जाए ट्राइबल से, तो आपको कुछ भाषाओं पर समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रत्येक स्कूल में अलग अलग, प्रत्येक एरिया में अलग अलग भाषा होती है, मातृभाषा होती है। तो हमें बहुभाषिकता का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बच्चों की भाषाओं को समझ सकें और उनकी भाषाओं में हम भी प्रयोग कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड बहुभाषिकता, है ना। एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होना या प्रयोग होना। तो हम जब किसी भाषा पर क्या करेंगे, अधिकार प्राप्त करेंगे, मतलब उस पर ट्रेंड होंगे, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, शब्दों का अर्थ जानना ज़रूरी है, पर सबसे महत्वपूर्ण की बात कर रहा है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। उस भाषा की वाक्य संरचना जानना ये भी ज़रूरी है, पर सबसे महत्वपूर्ण की बात कर रहा है। भाषा का व्याकरण जानना, व्याकरण हर भाषा के लिए ज़रूरी नहीं होता। उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना बिल्कुल सही है। यदि आप किसी भी भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो आप उस भाषा में क्या हो जाती है, ट्रेंड हो जाते हैं। क्लियर है। जिस तरह से आप लोग देखिए ज़रा, हम छोटे बच्चे को उसके सामने बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे संबंधित वाक्य बोलते हैं, तो बच्चा उन भाषाओं को सुन सुनकर सीख जाता है और खुद प्रयास करके बोलना शुरू कर देता है। इसका मतलब किसी भाषा में अधिकाधिक प्रयोग करना ज़रूरी है सीखने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लेके चलूँगा आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप लोग। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से अपेक्षित है कि वह, अब ध्यान से देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर से पूछा हुआ प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आप लोग। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है, मतलब हमारा जो बच्चा है कक्षा 8 का बच्चा, उससे हम क्या अपेक्षा रखते हैं हिंदी भाषा की कक्षा में, मतलब हम उससे क्या उम्मीद रखते हैं। ऑप्शन देखेंगे, हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। प्यारे मित्रों, जब हम कक्षा 8 के बच्चे से अपेक्षा रखते हैं हिंदी भाषा सीखने के लिए या प्रयोग करने के लिए, तब हम कुछ विशेष चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। आप लोग नोट करेंगे, हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर बच्चा भाषा पर क्या करता है,
पकड़ स्थापित करना शुरू कर देता है। इसलिए बच्चे का जो है यहाँ पर सृजनात्मकता, बच्चे की सृजनात्मकता, बच्चे की प्रयोग, भाषा प्रयोग, इन दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है हमें, है ना। इसलिए हम बच्चों के सामने कुछ ऐसे क्या रखें, कुछ ऐसे टर्म रखें या कुछ ऐसे कठिन स्तर रखें जिससे बच्चे की सृजनात्मकता का पता चले, बच्चे के भाषा प्रयोग का पता चले। इसलिए हमारे क्या होते हैं, ये अपेक्षित होते हैं। हमारी अपेक्षा सृजनात्मकता और प्रयोग पर आधारित होती है। इसलिए आप लोगों के जो यहाँ पर ऑप्शन पे हम चर्चा करते हैं, तो हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, नियमावली को जानना आवश्यक नहीं है। हिंदी भाषा की मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके, बिल्कुल जान सके, पर यहाँ पर हमें अपेक्षा की बात कर रहे हैं। क्या बच्चे को मुहावरे और लोकोक्ति नहीं आएगा तो हम उसे छोड़ देंगे क्या? नहीं। विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। प्यारे मित्रों, आप लोग ये नोट करना, तत्सम प्रधान मतलब तत्सम और तद्भव आप दो शब्द जानते हैं। तत्सम मतलब क्या? संस्कृत भाषा में लिखे हुए शब्द। तद्भव मतलब उस भाषा के शब्दों को क्या करना, तोड़ तरोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर देना तद्भव कहलाता है, पर ये आवश्यक नहीं है। यहाँ पर प्रयोग की बात कर रही है जिसमें बच्चे की स्वतंत्रता नज़र आ रही है यहाँ पर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे लेके चलूँगा मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है। बहुत प्यारा प्रश्न आया है प्यारे मित्रों। ये प्रश्न कहाँ से आया है, पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा में आकलन, भाषाई परिवेश, भाषा का व्याकरण। प्यारे मित्रों, यहाँ पर भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने की बात कर रहे हैं। दो टर्म हैं, एक है आपका लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखना, और एक है आपका अर्जित करना, इसे कहते हैं एक्विजिशन, है ना। ये लर्निंग है, ये एक्विजिशन है, दोनों में अंतर देखना। सीखना, प्यारे मित्रों, सीखने की क्रिया जो होती है, जब हम कहाँ पर आते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, चाहे वो वातावरणीय हो चाहे सामाजिक हो, तब हम सीखते हैं। क्लियर है? अच्छा, अर्जित करना, प्यारे मित्रों, अर्जित करना मतलब एक्विजिशन करना। एक्विजिशन की क्रिया कैसे होती है? अच्छा, पहले सीखने को और अच्छे से समझ लो। बच्चा जब पहली बार परिवार के संपर्क में आता है, तो परिवार के संपर्क में आने के बाद क्या करता है, चीज़ों को सीखता है ना। अनुकरण करके सीखता है, ड्रिल करके सीखता है। ड्रिल करना मतलब अभ्यास करके सीखता है, दैट इज़ कॉल्ड सीखना। परंतु अर्जित करना ना प्यारे मित्रों, एक्विजिशन एक ऐसी क्रिया है, ऐसे समझना। अर्जित करना या अधिग्रहण करना वो ये है, मान लो सीमा को क्या आती है, हिंदी आती है। इसके बाद वो क्या कर रही है, मान लो महाराष्ट्र गई, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, तो वो क्या कर रही है, मराठी के कुछ शब्दों को सुनकर उनका रिवाइज कर रही है। मतलब वो क्या कर रही है, अर्जन कर रही है, एक्विजिशन कर रही है ना। अधिग्रहण करना, एक्विजिशन करना। यहाँ पर दोनों जगह पर एक खास चीज़ देखने को मिल रही है, आप लोग देख पा रहे हैं क्या? यहाँ पर पाठ्यपुस्तक देखने को मिल रहा है, या भाषा में आकलन देखने को मिल रहा है, या व्याकरण देखने को मिल रहा है। ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर एक खास चीज़ नज़र आ रही है, आप लोग खुद देखिए, वो है परिवेश, भाषाई परिवेश। ये दोनों चीज़ें भाषाई परिवेश से ही संभव हो पाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे लेके चलता हूँ आपको मैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्लियर हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10 पे लेके चलता हूँ मैं आपको। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है? प्यारे मित्रों, सबसे कम पूछ रहा है। जब हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर, कक्षा 1 से लेकर 5 की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बच्चों की भाषा का, प्यारे मित्रों, बच्चों की भाषा का आकलन करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा और क्यों सीखा, ये सारी चीज़ें हमें जांच करनी है। उसके लिए हम जो टर्मिनोलॉजी उपयोग करते हैं उसमें सबसे कम उपयोग क्या रहेगा? चित्र देखकर कहानी कविता लिखना,
पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना, किसी घटना का वर्णन करना, नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना। प्यारे मित्रों, यहाँ पर भी हम बच्चों की स्वतंत्रता की बात करते हैं। जब हम बच्चे को कुछ कार्य दे रहे हैं तो ऐसे कार्य दें जिसमें बच्चा सृजनात्मक रूप से शामिल हो। पहली चीज़ सृजनात्मक हो, और दूसरा क्या, बच्चा स्वतंत्र हो और उसके ज्ञान का प्रयोग हमें देखने को मिले। ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होती है जब भी हम बच्चे को कुछ कार्य देते हैं। तो हम यहाँ पर ऑप्शंस में जब जाते हैं तब देखिए ज़रा, चित्र देखकर कहानी कविता लिखना बच्चे के भाषा आकलन के लिए सबसे कम उपयोगी पूछ रहा है। चित्र देखकर कहानी कविता लिखना तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा, पर यहाँ पे सबसे कम उपयोगी कह रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। क्यों? क्योंकि सबसे कम पूछ रहा है, ये तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या कह रहा है, पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना, किसी घटना का वर्णन करना। जब हम किसी घटना के वर्णन की बात करते हैं तो बच्चा यहाँ पर स्वतंत्र होता है, अपने मन से वो बता सकता है बहुत कुछ चीज़ें। नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी दोस्त के बारे में बताना, बच्चे को यदि हम उसके दोस्त के बारे में पूछेंगे तो भी बहुत अच्छे से बता देगा वो, है ना, उसके दोस्त के बारे में। पर हम जब बात करते हैं ना प्यारे मित्रों किसकी, पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना, तो यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाता है। अर्थात बच्चा वही बता सकता है जो उसने सीखा है, या फिर यहाँ पर बच्चे के द्वारा सीखे हुए ज्ञान का हम अच्छे से आकलन नहीं कर पाएंगे, या भाषा का अच्छे से टेस्ट हम नहीं कर पाएंगे। अर्थात ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सबसे कम उपयोगी पूछ रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 लूँगा मैं आपके साथ। किसी भाषा के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, आपको जब हम बताएं कि किसी रचना के बारे में, कोई भी रचना आप कर रहे हैं, उसमें स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए, मतलब बच्चों में स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को विकास करने के लिए क्या आवश्यक है। जब हम प्यारे मित्रों बात करते हैं बच्चों की स्वतंत्रता, मैं पहले ही बताते आ रहा हूँ कि हमें बच्चों को स्वतंत्र छोड़ना है और ऐसे कार्य देना है जिसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने मानसिक स्तर का प्रयोग कर सके। पहला ऑप्शन देखिए, भाषा बोध और साहित्य बोध। दूसरा ऑप्शन, कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध। किसी भी रचना जैसे कि पद्य और गद्य के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? भाषा बोध और साहित्य बोध, कवि और कविता बोध, साहित्य बोध, ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध। जब हम किसी भी रचना की बात करते हैं ना प्यारे मित्रों, तो हमारी जो कक्षा होती है, आपको पता है भाषा की कक्षा है, तो हम यहाँ पर भाषा को महत्वपूर्णता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, और थोड़ी बहुत साहित्य को भी प्राथमिकता देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर तीनों ऑप्शन क्यों नहीं हो रहे हैं वो ध्यान से समझना। कवि और कविता बोध ज़्यादा आवश्यक नहीं है हमारे लिए, साहित्य बोध भी ज़्यादा और ऐतिहासिक बोध भी ज़्यादा आवश्यक नहीं है, साहित्य बोध और छंद बोध भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ व्याकरण को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसलिए सही हो रहा है क्योंकि हमारी कक्षा भाषा की कक्षा है और उसमें साहित्य का होना भी आवश्यक है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लेके चलूँगा मैं आपको। सतत आकलन का उद्देश्य यह है जानना कि, प्यारे मित्रों बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है। पहले ऑप्शन आप देख लेंगे, बच्चों ने क्या सीखा है, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं, बच्चों ने कितना सीखा है। बिल्कुल, अभी यहाँ पर 2-3 ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो रहे हैं। अभी यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, सतत की बात करते हैं प्यारे मित्रों, सतत, और एक होता है व्यापक, सतत और व्यापक, और दोनों को मिला के बन जाता है CCP, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस एवेल्यूएशन, CCE। क्या प्यारे मित्रों? CCE, मुझे CCP याद आ रहा था। CCE कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, इसे कहते हैं हिंदी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। प्यारे मित्रों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन।
अब ये क्यों बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी आया है प्यारे मित्रों। सतत मतलब होता है लगातार, व्यापक मतलब होता है शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों तरफ से, शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों तरफ से। सतत मतलब लगातार, व्यापक मतलब शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों तरफ से। शिक्षक क्या करते हैं प्यारे मित्रों, अपने बच्चों का लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं, लगातार क्या करते रहते हैं, आकलन करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा और कैसे सीखा, इन सब का आकलन जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चों ने कितना सीखा। अब यहाँ पर दोनों टर्मोलॉजी सही है, देखिए ज़रा, पर ये दोनों गलत हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं और बच्चे क्यों नहीं सीखते, ये ऑप्शन गलत है। पर यहाँ पर दोनों ऑप्शन को ध्यान से देखिए ज़रा, बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे ने कितना सीखा, इन दोनों ऑप्शन पे हम लोग जब जाते हैं तो दोनों ऑप्शन हमें सही नज़र आ रहे हैं। अधिकांश बच्चे इसको क्लिक कर देंगे, अधिकांश बच्चे इसको क्लिक कर देंगे। बताइए अपना आंसर, बताइए आप लोग, आपका आंसर क्या रहेगा? जब हम सतत आकलन की बात करते हैं तो सतत मतलब लगातार, बच्चे ने क्या सीखा। परंतु व्यापक की बात करते हैं ना, बच्चे ने कितना सीखा और बच्चे ने क्या सीखा, दोनों पर ध्यान दें। तब सतत की जब बात करें तब हम देखते हैं बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने कितना सीखा। और जब हम बात करते हैं बच्चे ने क्या सीखा तो ये व्यापक अर्थ होता है। बच्चे ने कितना सीखा ये सतत आकलन के अंतर्गत आएगा, और बच्चे ने क्या सीखा और कितना सीखा दोनों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। इसलिए आपका यहाँ पर सतत आकलन की बात कर रहा है, इसलिए बच्चे ने कितना सीखा ये आपका उत्तर हो जाएगा। आया समझ में प्यारे मित्रों? और व्यापक की जब बात करेंगे तो बच्चे ने क्या सीखा, क्लियर है ना। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 पे लेके चलूँगा मैं आपको। प्रश्न प्यार से पढ़िएगा। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? प्यारे मित्रों, हम यहाँ पर बच्चों की स्वतंत्रता को फिर से देखेंगे कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं भाषा शिक्षण की विधियों की, तब हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि। हमें यहाँ पर प्यारे मित्रों मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं करना मतलब बिना मातृभाषा के प्रयोग के। अब ऐसी कौन सी विधि है जहां हम मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते? प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं अनुवाद विधि की, तो अनुवाद विधि को हम मातृभाषा में प्रयोग करते हैं। बिल्कुल कैसे, आप समझना। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा, भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं ना, तो भाषा तो अंग्रेजी भी आती है। या संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत पढ़ाते समय या अंग्रेजी पढ़ाते समय हम अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण के बाद हम उसका अनुवाद हिंदी में या उनकी मातृभाषा में समझाने का प्रयास करते हैं ना। तो हम यहाँ पर मातृभाषा का प्रयोग तो करते हैं, यहाँ पर तो नहीं पूछा, इसलिए आपका ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सूत्र विधि, सूत्र विधि में भी हम मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, व्याकरण विधि में भी हम मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। आपका एक ऑप्शन बचता है आपका प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि प्यारे मित्रों, इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम प्रत्यक्ष विधि पर अच्छे से चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, प्रत्यक्ष विधि एक ऐसी विधि है प्यारे मित्रों जिसमें हम मातृभाषा का प्रयोग किए बिना बच्चों को भाषा सिखाते हैं। मातृभाषा का प्रयोग किए बिना बच्चों को भाषा सिखाते हैं। इसमें हम डायरेक्ट बच्चे को जो लक्षित भाषा है, जो लक्षित भाषा है, उसके शब्दों को किसी और शब्दों से प्रयोग करके हम बच्चों को भाषा सिखाते हैं प्रत्यक्ष विधि में। तो याद रखेंगे इस मैटर को आप लोग। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट लूंगा मैं आपके साथ। पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं पूरक पाठ्य पुस्तक, मतलब ऐसी पाठ्य पुस्तक जो हमारे मेन पाठ्य पुस्तक होते हैं, मुख्य पाठ्य पुस्तक, उनके साथ साथ में पूरक पाठ्य पुस्तक भी आते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए, गंभीर साहित्य पढ़ना,
बलपूर्वक पढ़ना, अतिरिक्त गृहकार्य देना, वाचन अभ्यास करना। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं पूरक पाठ्यपुस्तक की, तो हमें हमारे विद्यालय में 2 प्रकार की किताब देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका टेक्स्ट बुक और एक अभ्यास बुक। टेक्स्ट बुक हमारा प्यारे मित्रों ये होता है आपका मेन बुक। अभ्यास बुक ये होता है प्यारे मित्रों हमारा पूरक किताब। ये पूरक किताब क्या होता है प्यारे मित्रों, आप लोग समझना। जब आप कहाँ जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, विद्यालय में जाएंगे, तो आपको बहुत सारे बच्चों को अभ्यास कराने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा किताबें मिलती हैं। जैसे कि एट ग्रेड की किताबें, एट ग्रेड हो गया, इसी प्रकार से प्रयास की किताबें, है ना। आप लोगों को ये पता होने चाहिए। तो ये किताबें क्यों ज़रूरी होती है मालूम है? जो हमारा जो मेन किताब होता है ना, मुख्य किताब होता है, मुख्य किताब में उतने अभ्यास कार्य नहीं दिए रहते और उतनी सरलता से नहीं दिए रहते। इसलिए अभ्यास कार्य के लिए और साथ साथ में बच्चों की सृजनात्मकता के लिए उनकी मौलिकता के लिए हमें जो है कुछ पूरक किताब दिए जाते हैं। इन पूरक किताब का अब जरूरी क्या होता है, आवश्यक वाचन अभ्यास कराना। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट पे लेके चलूँगा प्यारे मित्रों। लिखना क्या है, व्हाट इज़ राइटिंग। ऑप्शन देखेंगे, एक तरह की बातचीत है, एक यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है, पढ़ना के बाद सीखा जाता है। प्यारे मित्रों, जब हम भाषा कौशल की बात करते हैं तो हम LSRW की बात करते हैं, है ना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमसे लिखने के बारे में पूछा है। एक तरह की बातचीत है क्या, एक यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है, पढ़ना के बाद सीखा जाता है। अभी हम कौशल के अनुसार यदि इसका उत्तर देखें तो बिल्कुल पढ़ने के बाद इसको सीखा जाता है, ये भी सही है। अत्यंत जटिल कौशल है, हो सकता है आंतरिक कौशल है, या एक तरह की बातचीत है। आप लोग इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग। जब बात करते प्यारे में तो लिखना की, तो एक तरह की बातचीत नहीं है, ये एक यांत्रिक कौशल भी नहीं है, पढ़ने के बाद सीखा जाता है, आवश्यक नहीं है। हमें पढ़ने के बाद सिखाना है, पर बच्चा पढ़ने के बाद सीखे ये ज़रूरी थोड़ी ना है। यह एक जटिल प्रक्रिया है प्यारे मित्रों, एक जटिल कौशल है जो कि सबसे अंत में होता है। हमें लिखना बच्चों को सीधे नहीं सिखा सकते और ना ही बच्चा लिखना सीधे सीख जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए प्यारे मित्रों, ये थी आज की सुपर 15 क्लास, है ना। यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।